क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी को एक बार फिर 2027 में उत्तराखंड की सत्ता गिफ्ट करने की तैयारी कर चुके हैं? ऐसे ही कुछ सवाल राजनीतिक गलियारों में अब तेजी से उठने लगे हैं। मंगलौर बद्रीनाथ चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस एक बार फिर उसी ढर्रे पर चलने को तैयार दिखाई दे रही है जिस पर वो लगभग एक दशक से चलती आ रही है, और वो है गुटबाजी। वैसे गुटबाजी कांग्रेस की ही नहीं बल्कि भाजपा की भी समस्या है, लेकिन भाजपा इसको मैनेज करने में कामयाब हो जाती है। भाजपा नेताओं की गुटबाजी आला कमान की जरा सी फटकार के बाद थोड़ी मंद पड़ जाती है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के अपने खुद के राजनीतिक कर्म ही हर बार जीत की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही कांग्रेस को किसी अंधेरे कोने में धकेलने का काम खुद ब खुद कर देते हैं और विपक्षी भाजपा को बिना मांगे ही सत्ता की चाबी सौंप देते हैं। हालात इस कदर काबू से बाहर हैं कि कांग्रेस आला कमान के दो टूक निर्देश भी ये नेता दरकिनार करने से चूकते नहीं हैं। लगभग यही हाल अब फिर से खड़े हो चले हैं और लगने लगा है कि भाजपा के लिए कांग्रेस खुद 2027 का रास्ता बनाने में लग चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिस तरह से भरे मंचों से प्रदेश नेतृत्व को लेकर बयान अपने दे रहे हैं, वो एक बार फिर कांग्रेस में गुटिया संघर्ष के बढ़ने की ओर इशारा कर रहा है। 11 जिलों में हार से भी कबीले में बटे कांग्रेसी नेता सबक लेने को तैयार नहीं और मात्र एक निकाय जीत के जश्न पर कबीलों की गुटबाजी फिर सरे मंचों से उजागर होने लगी है, जिससे कांग्रेस में दो फाड़ साफ साफ नजर आ रहे हैं। हैरानी तब होती है जब इसकी अगुवाई कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड प्रदेश के सबसे बड़े नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, यशपाल आर्य और 6 बार के विधायक वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह की तरफ से होने लगे। उत्तराखंड की जनता सोच रही थी कि लगातार 3 लोकसभा और 2 विधानसभा, नगर निकाय और उसके बाद पंचायत चुनाव की फाइनल बाजी में बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेसी सबक लेंगे और अपने कार्यकर्ताओं में संदेश देंगे कि 2027 के लिए अब कांग्रेस के कबीलाई झगड़े खत्म हो चले हैं। मगर ऐसा न कर बड़े बड़े मंचासीन नेताओं ने यह इशारा कर दिया कि हम अब सुधरने वाले हैं नहीं। इस नई गुटिया मुद्दे की शुरुआत तो कुछ पहले से हो ही गई थी वैसे, लेकिन फाइनल मोहर लगी अभी हाल ही में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में, जिस समारोह में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और 6 बार के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह शामिल थे। नहीं शामिल थे तो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। इन दोनों ही बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े किए, जिसे जानने और समझने के लिए जब हमने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि समारोह के लिए उन्हें एक व्हाट्सएप के जरिए संदेश प्राप्त हुआ था, जो आमतौर पर रूटीन इनविटेशन के तौर पर आजकल चलन में है, लेकिन दूरभाष या व्यक्तिगत माध्यम से उन्हें ऐसा कोई निमंत्रण नहीं मिला। महारा ने कहा कि यह खुशी की बात है कि देहरादून जैसे बड़े जिले में हम पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब हो सके। इस खुशी के मौके पर अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं अपने सभी कार्यक्रम रद्द करके भी अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ समारोह में शरीक होता। यकीनन व्यस्तता के कारण संपर्क न कर पाने की मजबूरी रही होगी। अब प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से कारण समझने के बाद हमने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लगातार दौरा कर रहे गणेश गोदियाल के पास तो व्हाट्सएप मैसेज तक नहीं पहुंच सका। हालांकि जवाब उन्होंने भी राजनीतिक मर्यादा के तहत ही दिया। गोदियाल ने कहा कि जीत की बधाई मैं पहले भी दे चुका हूं, हो सकता है कि किसी को निमंत्रण की ड्यूटी दी भी गई होगी तो शायद वो भूल गए होंगे। निश्चित तौर पर यही कारण रहा होगा, लेकिन अगर सम्मानपूर्वक निमंत्रण मिलता तो मैं अपने कार्यक्रम के चलते भी भले कुछ समय के लिए ही सही मगर समारोह में उपस्थित होकर अपने तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इस जीत की बधाई भी देता और 2027 विधानसभा चुनाव में एकजुट रहने की अपील भी करता। खैर, इन दोनों नॉन इनवाइटेड नेताओं से अलग उस बयान पर आते हैं जिसने कांग्रेस में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल इस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से अपने पुराने सहयोगी चकराता विधायक प्रीतम सिंह को लेकर एक बयान दिया गया, जिसमें अपने पुराने सहयोगी प्रीतम सिंह के लिए फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए हमें प्रीतम सिंह के नेतृत्व की जरूरत पड़ेगी। राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हरीश रावत ने अपने इस बयान में मंच से ही साथ में बैठे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से भी हामी भरवा दी, जिसके बाद यशपाल आर्य भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते नजर आए।
पहले जरा वो बयान सुन लीजिए जिसने चुनाव से पहले ही गुटबाजी के गुब्बारे में गर्म हवा भरकर कार्यकर्ताओं को तो पशुपेश में डाल ही दिया है। जिस तरीके से 2002 में कांग्रेस का परचम लहराया था सभी विधानसभाओं में, उसी तरीके से फिर से परचम लहराना चाहिए और वो परचम लहराने के झंडे की अगुवाई करने का काम, यशपाल जी मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी हमारी भावना यह है कि उसको काम को प्रीतम करें। हरीश रावत का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब प्रदेश में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हैं। राहुल गांधी दिल्ली मीटिंग में प्रभारी को निर्देश दे चुके हैं कि कोई गुटबाजी बर्दाश्त होगी नहीं। कुमारी शैलजा जो उत्तराखंड प्रभारी भी हैं, उन्होंने भी अभी हाल ही के अपने उत्तराखंड दौरे पर रहते हुए साफ कर दिया था कि जो भी निर्णय होगा वो आला कमान की सहमति से होगा, कोई दबाव किसी भी सूरत में बर्दाश्त होगा नहीं। बावजूद उसके गुटबाजी का यूं खुलकर सामने आना भाजपाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए एक सुखद संदेश की तरह ही है। कारण साफ कि जब कांग्रेस आपस में ही उलझी रहेगी तो चुनावी मेहनत तो भाजपा की यकीनन आधी हो ही जाएगी। मंच से नदारद नॉन इनवाइटेड करण माहरा और गोदयाल की गैर मौजूदगी में एक नए गुट का खड़ा हो जाना कई संकेत देता है, जिसमें एक सीधा संकेत अपने गुट वाले अध्यक्ष को चुनने की मुहिम की तरफ भी साफ तौर पर इशारा करता है, जिसकी अगुवाई करते प्रतीत हो रहे हैं हरीश रावत और उनके ताजे बने दो सहयोगी, जिनमें से एक तो वही हैं जो 2016 में उनकी सरकार गिराने वाले एक प्लेयर के तौर पर भाजपा की तरफ से बैटिंग कर चुके हैं, यानी यशपाल आर्य, और दूसरे वो जो पहले साथ थे फिर अलग हुए और अब फिर साथ हैं, यानी प्रीतम सिंह। कांग्रेस की राजनीति के हालात बता रहे हैं कि ये करण माहरा की कुर्सी खींचने से लेकर गणेश गोदयाल के बढ़ते कद को रोकने की कोशिश भर है। माहरा के अध्यक्ष रहते हुए उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपाई हिंदुत्व पर चोट करते हुए हिंदू आस्था का केंद्र माने जाने वाली दोनों चमोली की बद्रीनाथ सीट और हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट उपचुनाव के जरिए जीतने का काम किया और केदारनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में हारकर भी 6000 से अधिक वोट पूर्व से ज्यादा प्राप्त कर अपने बढ़ते कदम से सबको चौंकाने का काम भी किया। अगर केदारनाथ सीट पर कांग्रेसी गुटबाजी हावी नहीं होती तो केदारनाथ सीट पर भी कांग्रेस का ही कब्जा होना मुश्किल नहीं था। इन तीन में से दो बद्रीनाथ और केदारनाथ सीट पर गणेश गोदयाल की भूमिका को भी बेहद अहम माना जाता है। गणेश गोदयाल के कद में एक जबरदस्त इजाफा तब देखा गया जब उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव पौड़ी गढ़वाल की सीट से लड़ा। हार के बावजूद भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग ही रही, जिसने भाजपा को एक बार को बड़ी मुश्किल में डाल दिया था, जिसके बाद बद्रीनाथ विधायक को आनन फानन में वॉशिंग मशीन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई और ऐन मौके पर बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने पाला बदल दिया। हरक सिंह रावत की निष्क्रियता भी इस चुनाव में सवालों के घेरे में रही। आज गोदयाल को पहाड़ के सबसे ज्यादा मजबूत नेता के तौर पर देखा जाता है। शायद यही वजह है कि उनके कदमों में भी पुराने कांग्रेसी बेड़ियां डालने की तैयारी कर बैठे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं को अब गोदयाल उनके लिए भविष्य के संकट लगने लगे हैं। वैसे उत्तराखंड कांग्रेस में गुटिया राजनीति जब भी देखने को मिली, हरीश रावत किसी न किसी कैंप में दिखाई जरूर दिए हैं। इसलिए सोशल मीडिया में कई लोग उनको कांग्रेस का विलेन भी बताने से चूकते नहीं, चाहे वो नारायण दत्त तिवारी के समय में रहा हो जब दोनों नेताओं की आपस में कम ही बनी। उसके बाद विजय बहुगुणा के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यही नहीं, इसी खींचतान के कारण विजय बहुगुणा कई कांग्रेसियों को लेकर बीजेपी में चले गए, जो अब तक की कांग्रेस की सबसे बड़ी टूट के तौर पर देखा जाता है, जिससे आज तक कांग्रेस उबर नहीं पाई है। उसके बाद काफी समय तक प्रीतम सिंह, जिनके आज वो पैरवी कर रहे हैं, उनके साथ भी उनका कुछ ठीक संबंध रहा नहीं, बल्कि कई बार तो दोनों नेता एक दूसरे पर खूब कटाक्ष करते हुए भी नजर आए। इसी कड़ी में अब देखा जा रहा है कि कभी हरीश रावत के सबसे करीबी रहे गणेश गोदयाल से भी हरीश रावत की राहें जुदा होने लगी हैं, क्योंकि करण माहरा के कार्यकाल पूरा होने के बाद जिन नामों पर अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा है उनमें प्रीतम सिंह और गणेश गोदयाल ही दो प्रमुख चेहरे हैं। ऐसे में हरीश रावत का खोलकर प्रीतम सिंह की पैरवी करना यह साफ करता है कि गोदयाल और हरीश रावत अब एक छत के नीचे तो नहीं है। इसको और गहराई से समझने के लिए आपको प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और राज्य आंदोलनकारी गजेंद्र रावत की कलम का एक हिस्सा सुनाई देते हैं। गजेंद्र रावत की पहचान विचारधारा के विपरीत केवल जन मुद्दों पर मुखरता से बोलने को लेकर भी की जाती है। गजेंद्र रावत लिखते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने की खबरों के बीच हरीश रावत ने गणेश गोदयाल के दाएं कंधे से हाथ खींचकर प्रीतम सिंह के बाएं कंधे पर रख दिया है।
ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रीतम सिंह इस बात के लिए राजी हैं कि देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट से हरीश रावत के बेटे आनंद रावत, हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत, खानपुर विधानसभा सीट से वीरेंद्र रावत और नैनीताल विधानसभा सीट से संजीव आर्य को टिकट मिलने पर प्रीतम सिंह को आपत्ति होगी नहीं। इसी क्रम में लगातार 2 बार से विकासनगर हार रही कांग्रेस के पास अब प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक के रूप में कांग्रेस के पूर्व विधायक नवप्रभात का विकल्प मिल गया है। गजेंद्र आगे लिखते हैं कि इन राजनीतिक समीकरणों की चर्चा में संपन्न हुए शपथ समारोह के बाद इस बात की चिंता अभी बरकरार है कि जिस जनपद देहरादून में कांग्रेस जीत का जश्न मना रही है, वहां देहरादून नगर निगम चुनाव में उसे कुछ ही महीने पहले 1 लाख से अधिक वोटों की करारी हार मिली है। उसे ऋषिकेश से लेकर डोईवाला और मसूरी से लेकर हरबटपुर तक हार का सामना करना पड़ा। निकाय की इस हार के दौरान हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह की एकजुटता किसी से छुपी नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी देहरादून की 10 में से सिर्फ 1 विधानसभा सीट चकराता से जीत पाई। 2024 के चुनाव से हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य तीनों ऐन वक्त पर भाग खड़े हुए थे। कांग्रेस के पास ऋषिकेश में लगातार 4 बार की हार के बाद जिताऊ चेहरा मिल नहीं रहा। डोईवाला और रायपुर में तो टॉर्च से ढूंढने से भी कायदे के प्रत्याशी और कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। धर्मपुर के दिनेश अग्रवाल भाजपाई हो गए हैं। रायपुर से जिन काऊ प्रधान को कांग्रेस ने विधायक बनाया था वो भी भाजपाई हो गए और बम्पर वोट से जीत रहे हैं। कैंट में कपूर फैमिली की जड़ें गहरी हैं। मसूरी में गणेश जोशी की और सहसपुर में सहदेव पुंडीर हैट्रिक धारी हैं। यहां कांग्रेसी कुछ हार की हैट्रिक लगा चुके हैं और कुछ लगाने की तैयारी में हैं। गजेंद्र आगे लिखते हैं कि जिस पार्टी के पास आज प्रदेश में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का मंथन होने की बजाय ये फिक्सिंग चल रही हो कि किसके बेटे और बेटियों को 2027 में चुनाव लड़वाना है, गुटबाजी को चौराहे पर लाया जा रहा है, उनके लिए 2027 बहुत दूर की कौड़ी है। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस का वो हर कार्यकर्ता हताश और निराश हो गया जो अभी भी उम्मीद कर रहा है कि 2027 में उत्तराखंड की जनता बदलाव कर सकती है। ऐसी कांग्रेस को मित्र विपक्ष नहीं कहते तो क्या कहते हैं। कुल मिलाकर गजेंद्र रावत की कही हर बात में दम तो नजर आता ही है। अगर कांग्रेस की यही हालत रही तो तमाम नाकामियों के बावजूद भाजपा उत्तराखंड की सत्ता फिर से कब्जाने में कामयाब हो जाएगी और इस बार भी 2022 की तरह ही इसका श्रेय कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को ही जाएगा जो सिर्फ अपनों को बढ़ाने की कोशिश में पार्टी को नुकसान पहुंचाने में जरा भी कोताही करते नहीं। वैसे यहां एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिन 3 लोगों के प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना सबसे ज्यादा लग रही है वो पहले भी कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं। इनमें प्रीतम सिंह 4 मई 2017 से 22 जुलाई 2021 तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में 2019 में लोकसभा की 5 सीट कांग्रेस बुरी तरह से हार चुकी है। 5 सीट पर भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में जबरदस्त जीत दर्ज की थी। इस हार पर कई बातें सामने आई थीं, जिसमें सबसे अहम कारण माना जाता है कि प्रीतम सिंह भले शालीन और सौम्य नेता के तौर पर पहचान रखते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बस एक क्षेत्र तक ही सीमित रहा है जो टिहरी लोकसभा के बाद दिखाई देता नहीं। यही कारण रहा कि वो अपने कार्यकाल में कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाए। उनके जाने के बाद चुनाव से ठीक 6 माह पूर्व गणेश गोदियाल को कांग्रेस की कमान दी गई। गणेश गोदियाल ने अपने तीखे तेवरों से 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को चुनावी फाइट में जरूर ला दिया था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनके ऊपर 4 कार्यकारी अध्यक्ष थोप दिए गए। अपने लगभग 6 माह के कार्यकाल में गणेश गोदियाल को कोविड महामारी से भी जूझना पड़ा। देहरादून के हिमालयन हॉस्पिटल, फिर दिल्ली के हॉस्पिटल और उसके बाद मुंबई के एक हॉस्पिटल में 2 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजारकर जिंदगी और मौत से जूझते रहे। बचे कुछ 4 माह के कार्यकाल में वरिष्ठ नेताओं के बीच जुबानी मारामारी, टिकटों के बंटवारे, आपसी कलह और द्वंद्व ने उनकी राहें मुश्किल कर दी, जिसके वजह से कांग्रेस सत्ता में आते आते रह गई। बावजूद इसके कांग्रेस विधानसभा की सीटों को बढ़ाने में कामयाब रही। जानकार मानते हैं कि गोदियाल के तीखे तेवर और बढ़ते राजनीतिक कद को छोटा करने के लिए ही उन्हें सिर्फ 4 माह के कार्यकाल के बाद भी अच्छा रिजल्ट देने से घबराए कांग्रेसी पालनहार सकते में थे। यही वजह रही कि नैतिकता के आधार पर जब गोदियाल ने इस्तीफे की पेशकश की तो किसी भी बड़े नेता ने उनको रोकने या इस्तीफा ना देने की पैरवी तक नहीं की। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कार्यकाल भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह से बेहतर माना जाता है। 2 उपचुनाव में जीत दर्ज की और 2 उपचुनाव में से एक केदारनाथ में पूरी भाजपा को केदारनाथ में इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया। चंपावत चुनाव में जरूर माहरा थोड़े कमजोर साबित हुए, जहां से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ रहे थे।
अभी हाल ही के नगर निकाय चुनाव में सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ एक बड़ी जीत का आंकड़ा खड़ा करने में भी कामयाब रहे। मोदी पॉकेट के नाम से पहचान रखने वाली महिला बाहुल्य सीटों पर भी कामयाबी ने महारा का कद बढ़ाया है। पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जरूर करण महारा कामयाब नहीं हो पाए। धराली और थराली आपदा के बीच पहुंचने की वजह से वो जीते हुए सदस्यों को एकजुट करने में कामयाब हो नहीं सके। यकीनन इस हार में जीत का अक्स दिखता है, क्योंकि राजनेता के लिए कुर्सी से पहले वो जनता ही होनी चाहिए, जिसकी वजह से नेता कुर्सी पर बैठने लायक बन पाते हैं। कुल मिलाकर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो प्रीतम सिंह के करीब 4.25 साल के कार्यकाल पर करण महारा के 3 साल और गणेश गुजराल के 6 महीने कांग्रेस और कांग्रेसी कार्यकर्ता के लिए ज्यादा उत्साहवर्धक साबित होते प्रतीत हो रहे हैं। वीडियो के अंत में एक बात तो साफ है कि यह ना हरीश रावत गलत हैं और ना अध्यक्ष की दौड़ में शामिल प्रीतम सिंह। अगर इस गुटबाजी का असल में कोई जिम्मेदार है तो वह दिल्ली में बैठा कांग्रेसी आला कमान, जिसे ना प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी दिखाई देती है और ना सख्त मनाही के बाद भी अपने नेताओं के मुंह से निकले हुए शब्दों पर कोई कंट्रोल होता है। कुल मिलाकर खुशी का ये पल भाजपा के लिए थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि भाजपाई जीत के लिए बैटिंग राहुल गांधी की टीम के सबसे होनहार खिलाड़ी कर रहे हैं, अपने ही तेज तर्रार नेताओं को निपटाते हुए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।